नमस्कार, मैं राजू पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि राम स्वरूप जो है वो अपनी पत्नी से बात करते हुए गोपाल प्रसाद के परिवार की विचारधारा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे है, राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो ये राम स्वरूप जो है अपनी पत्नी को बताते हैं कि जिनके घर में उमा की शादी हो रही है वो बहुत, उनका परिवार जो है बहुत पढ़ा लिखा है और सभा सोसाइटी में जाता है, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन उनके ख्याल जो हैं बहुत, मतलब उनकी विचारधारा जो है वो बहुत छोटी है। वो इस तरह सोचते हैं कि उनके घर में जो लड़की है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा और लड़का, रामस्वरूप बताते हैं, अरे बताया तो तुम्हें, बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों को और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। अब रामस्वरूप प्रेमा लड़के के बारे में पूछती है, तो रामस्वरूप बताते हैं कि बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। बेटा लखनऊ में रहकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई तो अच्छा करता है, लेकिन उसकी भी विचारधारा अपने बाप की तरह ही है। उसका मानना ये है कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रखना चाहिए, ऊंची तालीम लड़कियों को नहीं, लड़कों के लेना चाहिए। तो वो ऐसा सोचते हैं रामस्वरूप कि ऐसे विचारधारा के लोगों को तो वो, मतलब अगर उनको मौका मिलता तो उन्हें ज़रूर गलत, मतलब उन्हें कोरी कोरी सुनाते, मतलब खरी खोटी सुनाना, मतलब उल्टा सीधा बोलते। रतन, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आता है, कोई आते हैं। रामस्वरूप, अरे प्रेमा, वो आ गए। अरे तू यही खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे इधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा, ये बाजा वह नीचे ही रख गया, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। रामस्वरूप, हाँ हाँ, आइए आइए आइए, हाँ हाँ, आइए आइए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, इधर इधर तशरीफ़ लाइए लाइए इधर। अ, रामस्वरूप, हाँ, ये बेत बेत लाइए, मुझे दीजिए। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अब जो है क्या होता है कि गोपाल प्रसाद जो है रामस्वरूप के घर आते हैं। रामस्वरूप उनका आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं कि आप पूछते हैं कि घर ढूंढने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि नहीं, आपके घर आना था तो हम किसी तरह घर ढूंढ ही लेते, और जैसा आपका काम वैसा मेरा भी काम। मुझे भी अपने लड़के की शादी करनी है, आपको भी अपनी लड़की की शादी करनी है। तो राम स्वरूप बोलते हैं, हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके लिए सेवक ही हैं। हाँ हाँ, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर जी, यही कोई साल दो साल। रामस्वरूप, साल दो साल? हाँ हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था
कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते वैसी की वैसी ही भूख। अब दोनों लोग घर आते हैं, शंकर और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद। तो रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, मेडिकल कंप्लीट होने वाला है। तो शंकर बताता है कि नहीं, अभी मेडिकल कंप्लीट होने वाला नहीं है, क्योंकि वो फेल हो गया था। अगर कहानी को अगर सही तरीके से समझिए तो वो फेल हो गया था, इस वजह से वो पास नहीं हो पाया। तो वो अपनी कमियों को छुपाता है और उसके पिताजी भी छुपाते हैं और कहते हैं कि इसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। और अपने ज़माने की बात करने लगते हैं, इस बात को हट काट कर अपने ज़माने की बात करने लगते हैं और अपने बेटे की बुराइयों को छुपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारा ज़माना इन लोगों के ज़मानों से बहुत अच्छा था। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो स्कूल से जब घर आके दर्जनों कचौड़ियाँ भी खा जाते थे, और फिर खाने की जब बात आती थी तो उसी की तरह खाने भी बैठ जाते थे। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी जनाब। यह हाल था कि 4 पैसे से में ढेर सारी बलाइयाँ आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और जब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते होते हैं स्कूल में, तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल कि कोई कह जाए कि लड़का कमज़ोर है। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ। और पढ़ाई का क्या हाल हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। अब रामस्वरूप गोपाल प्रसाद आपस में बातचीत करने लगते हैं और अपने ज़माने के बारे में बात करने लगते हैं कि उनके ज़माने में क्या क्या चीज़ें होती थी। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता है। अब गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद जो है अपने बेटे की सारी गलतियों को छुपा रहे हैं। वो अपनी ही बातों को बताने में लगे हुए हैं और अपने ज़माने की ही बातों को बता रहे हैं कि उनका ज़माना कैसा था। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, यह तो रंगीन ज़माना था। रंगीन ज़माना, हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक जाते हैं। बिजनेस? वो ये सोचते हैं कि तो शादी करने के लिए आए हैं, बिजनेस की बातचीत कर रहे हैं। ओहो, बाद में बात समझ जाते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। जब वो इस तरह बोलते हैं तो सोचते हैं, सोच कर चौंक कर बोलते हैं कि बिजनेस। तब मुझे याद आता है कि वो शादी विवाह का मामला है, तो ये बिजनेस व्यापार का ही मामला है। आज के इस आधुनिक ज़माने में, वर्तमान युग में यही परिस्थितियां हैं कि जब लड़के लड़की की शादी होने जाती है तो लड़के वाले जो है लड़की वालों पर दहेज का बोझ लाद देते हैं और लड़की वालों से तरह तरह का डिमांड करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ उनको लड़की वालों के घर से मिलेगा। तो वही बिजनेस की बात करते हैं। तो गोपाल प्रसाद, यह सब आप यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? वो बिजनेस की बात करना चाहते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले नाश्ता पानी कर लीजिए, उसके बाद बात की जाएगी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अरे तकलीफ़, इसमें तकलीफ़ क्यों करते हैं, शादी विवाह की बात करते हैं और चलते हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा ज़रा, आप हाजिर हुआ। अंदर चले जाते हैं कुछ लाने, नाश्ता पानी लाने के लिए। तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे से कहते हैं, आदमी तो भला है, मकान मकान से हैसियत में बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है। शंकर, जी। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है, मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है। अब गोपाल प्रसाद, जब रामस्वरूप अंदर चले जाते हैं तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे से बात करते हैं और कहते हैं कि शादी करने आए हो तो तन के बैठो एकदम,
झुककर नहीं बैठो। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। अब अंदर से चाय नाश्ता लेकर रामस्वरूप आ जाते हैं, तो ये बड़े लोगों का बड़प्पन होता है कि वो कहते हैं कि मतलब कोई खाने के लिए कोई चीज़ देता है तो नहीं नहीं रहने दीजिए, मैंने खाया है। तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं रामस्वरूप। हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। हाँ हाँ, कहते तो आप सही है। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, वह क्या है? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ जाती है। तो शादी विवाह करने जब लोग जाते हैं तो इसी तरह की चर्चाएं करते हैं। तो ये सारी चर्चा हो रही है टैक्स के बारे में, तो कभी खाने पीने के बारे में, तो कभी चाय के बारे में। तो ये सारी बातें जो है रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद आपस में बातचीत करते हैं। रामस्वरूप, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठा भी न था। लीजिए। गोपाल प्रसाद, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखावित होकर, मतलब उनकी तरफ होकर बोलते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यह कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद शंकर को बोलने नहीं देते हैं, बीच में ही उसकी बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं और वही खुद कहने लगते हैं। यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायती ज़रूरी है, कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसी ही। बात यह है कि हम मान भी जाए मगर घर की औरतें राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो आप देख ही लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायचा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का क्या मिलना, क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद पे खुद मिला हुआ समझिए। अब बोल रहे हैं शादी विवाह की बात, तो वही बता रहे हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, लेकिन लड़की को सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो मेकअप लगा कर सुंदर हो या जैसे भी, लड़की को निहायती मतलब बहुत सुंदर होना चाहिए, तभी हम लड़की से शादी करेंगे। और जन्म पत्री तो वैसे भी मिल जाती है। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? रामस्वरूप, क्या? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरे को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। अब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से बोलते हैं कि आपकी लड़की के बारे में मैंने सुना है कि वो पढ़ी लिखी है। तो मुझे पढ़ी लिखी ज़्यादा लड़की नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो वो नखरे करेगी, घर का काम नहीं करेगी। तो ये सब ऐसी लड़की हमको नहीं चाहिए। ऐसा गोपाल प्रसाद की विचारधारा है। गोपाल प्रसाद, अरे क्या साहब, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? और मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही काम करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, सिर के बाल होते हैं सिरनी के नहीं।
अब गोपाल प्रसाद की विचारधारा ऐसी है, उनका मानना यह है कि लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लड़कियों की तुलना वो मतलब जानवरों के शारीरिक रूप रंग से उनकी तुलना करने लगते हैं और कहते हैं कि जिस तरह मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, उसी तरह लड़कों को पढ़ना ज़रूरी है, लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर लड़कियां पढ़ने लगेंगी तो घर गृहस्थी नहीं चलेगी। राम स्वरूप जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं। अब राम स्वरूप भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। शंकर हंसता है। गोपाल प्रसाद हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। अब गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि देखिए संसार में इस जीव दुनिया में कुछ ऐसी बातें हैं जो मर्दों को ही शोभा देती है और उसी में एक बात यह भी है कि मर्द ही ऊंची तालीम मतलब ऊंची तालीम कहने का मतलब हुआ आगे की पढ़ाई, ज़्यादा पढ़ाई मर्द ही कर सकते हैं, औरतें या लड़कियां नहीं। राम स्वरूप चाय लीजिए। शंकर धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप आप। गोपाल प्रसाद बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए। राम स्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। राम स्वरूप हाँ हाँ हाँ। फिर अंदर की दरवाजे की तरफ मुंह का ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ। गोलपराज जी नहीं। पान की तस्तरी हाथ में लिए हुए उमा सादगी के कपड़े गर्दन झुकाए बाबू गोपाल प्रसाद प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसके तरफ ताक रहे हैं। अब जो है राम स्वरूप जो है उमा को घर से बुलवाते हैं अंदर से। उमा जो है कपड़े सुंदर कपड़े पहनकर एक भारतीय लड़की की तरह, भारतीय नारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत होती है अपनी नज़रों को झुकाए हुए, और गोपाल प्रसाद जो है उसकी तरफ देख रहे हैं और शंकर जो है उससे अपनी आंखें छिपा रहा है। राम स्वरूप हाँ हाँ यही है, हाँ हाँ आपकी लड़की। लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है। नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। राम स्वरूप जरा शक पड़ा, जी जी, वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब वो लोग देखते हैं उमा को कि उमा चश्मा लगाई हुई है तो वो चौंक जाते हैं। उनका ये मानना है कि जो लड़कियां चश्मा पहनती है तो इसका मतलब वो पढ़ाई करती है, इसीलिए उसे चश्मा लगाना पड़ता है। वो लोग पूछ भी देते हैं तो राम स्वरूप बोलते हैं कि नहीं, कोई पढ़ाई वढ़ाई का मामला नहीं है, उसकी आंख दुख रही थी इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद बेटी बैठो बेटी। राम स्वरूप हाँ बैठ जाओ माँ, उस तख्त पर अपने बाजे वजे के पास। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे चेहरे पर भी छवि है। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा जो है मीरा के मशहूर गीत को गाती है और गाते गाते उसकी नज़रें जो है वो ऊपर उठती है। शंकर से जब मिलती है तो वो रुक जाती है, गाना रोक देती है। राम स्वरूप क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप थोड़ा और बैठी बैठी रहो। गोपाल प्रसाद तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी किया है? उमा चुप रहती है। तो राम स्वरूप बोलते हैं हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ भी। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए गोपाल प्रसाद जो है उस लड़की में हर एक गुण को देखना चाहते हैं और हर एक चीज़ को पूछ रहे हैं, लेकिन
उनके बेटे से राम स्वरूप ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या है नहीं है। सारे गुण जो है सब तरीके से लड़की जो है परिपूर्ण होनी चाहिए। उसी लड़की से गोपाल प्रसाद शादी करेंगे और साथ में उन्हें दहेज भी चाहिए। गोपाल प्रसाद ठीक ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? राम स्वरूप जवाब दो उमा। हाँ, ज़रा शर्माती है। इनाम तो इसने, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। अब नहीं बोल रही है बेचारी, तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि इसको भी बोलने दीजिए। तो राम स्वरूप, उमा देखो अब क्या कह रहे हैं, जवाब दो। उमा, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना वो आगे बढ़ता है। अब उमा जो है इस बात पर नाराज़ हो जाती है और गुस्सा जाती है और कहने लगती है कि जब दुकानदार किसी को कुछ बेचता है तो वो कुर्सी बेंच का से कुछ नहीं पूछता है, दुकानदार से पूछता है। अगर उसे पसंद आया तो लिया और नहीं तो वो चला गया। अगर ये शादी करने आया है तो मुझे देखे और बात चले जाए, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? राम स्वरूप चौंक कर, उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके उनके चोट उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? उमा, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भाग भाग गए थे। अब जो है उमा जो है शंकर के बारे में पूरी पोल खोल देती है कि इनका लड़का कैसा है और उसका चरित्र कैसा है। और इस पर गोपाल प्रसाद जो है आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और शंकर भी कुछ बोल नहीं पाता है। वो शर्मा जाता है, वो मतलब शर्मा उस कहिए कि मतलब उसके सामने, उमा के सामने वो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उमा के सामने ही वो पकड़ाया था लड़कियों के हॉस्टल में। शंकर, बाबूजी चलिए। अब अपनी नज़रें छुपाकर किसी तरह वहाँ से वो भागना चाहता है। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब यहाँ पर वो उसके पढ़ाई लिखाई पे अभी भी पूछ रहे हैं कि तुम कॉलेज में गई हो पढ़ने लिखने के लिए? तो उमा कहती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। अब उमा जो है उनके सामने उनके बच्चे को बेइज्जत करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैंने बीए पास किया, इसमें कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपका बेटा जो है कायर है। वो किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागा था। रामस्वरूप, उमा उमा अपनी बेटी को चुप कराने की कोशिश करते हैं। गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े हो जाते हैं। बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लड़के लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के उलाशापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा उमा रो रही है। बाबूजी, मक्खन, इतने में रतन आता है मक्खन लेकर। तभी पर्दा गिर जाता है। तो ये सारी बातें जो है इस एकांकी में ये बताई गई है कि कैसे कैसे लोग इस समाज में हैं और उनकी विचारधारा कैसी है। उमा जो है पढ़ी लिखी है, इसलिए उमा जो है गोपाल प्रसाद के बेटे की सारी पोल खोल देती है, जिसके वजह से गोपाल प्रसाद को उमा के घर से जाना पड़ता है। और राम स्वरूप बेचारे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि बेटी की शादी अब कैसे होगी। यही ये कहानी का मूल उद्देश्य था और
ये था। अब इस कहानी के प्रश्न उत्तर पर हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।